हसन नाज़रीन कराम, बजट आ चुका है जी। आजकल वही एक बात हो रही है। वैसे तो इस मईशत पर पिछले कई 6-7 महीने से बात हो रही हैं। जब महंगाई का ये जो हमारे गले में शिकंजा कसा गया है और पूरे मुल्क बिलबिला उठा है, सबको मालूम हो गया है कि सूरत हाल क्या है। और कभी हम IMF सीखते हैं, कभी कुछ और हंगामे करते हैं, कभी किसी एक को लान तान करते हैं कि सब उसका किया धरा है, कभी हम दूसरे को करते हैं। ये नहीं मानते कि सब हमारा ही किया धरा है। हम बरसों से जो हमने इस मुल्क के साथ कर रखा है उसका अंजाम तो होना था। अब उसका अंजाम आप ब्यूरोक्रेसी के नाम पे लगाएं, एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे लाएं, सियासतदानों के नाम पे लगाएं या किसी और के नाम पे लगाएं। जुडिशरी के भी ने भी इसमें बहुत सब कंट्रीब्यूट किया, लेकिन हम बजट आ गया इस वक्त और इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, खुशगवार भी, अच्छी भी, बुरी भी, बहुत सारी बातें हैं। और अच्छी बातें हैं, पीपल्स फ्रेंडली बजट है और पीपल फ्रेंडली बजट पर ऐसे ही इतराज़ आया करते हैं। इलेक्शन का बजट है, कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन मुल्क की सूरत हाल है क्या इक़्तिसादी, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इनका मुझे तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, हर बार मैं इनका तज़किरा भी करता रहता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मुल्क के बहुत बड़े मईशतदान हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बजट आ गया जी आपके सुपुर्द, आपके हाथ में, बताइए क्या हाल है इसका। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान और उसकी मईशत को जो संगीन तरीन ख़तरात और चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे निमटने की कोई हिकमत अमली इस बजट तजावीज़ में मौजूद सिरे से ही नहीं है, नंबर एक। अच्छा। मगर इस बजट में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चूँकि IMF से हमें किस्त नहीं मिली थी, हमारे रिजर्व ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं। सारे बजट की कोशिश ये नज़र आती है कि ऐसा बजट बनाया जाए जो काबिल अमल हो या ना हो, लेकिन IMF को शिकायत का मौका ना मिले और 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए। बुनियादी ये इनकी कोशिश है और यही तवक्को है, यही बजट तजावीज़ है। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि ये अगर किस्त मिल जाती है तो हुकूमत जो है बकिया किस्तें लेने से उनको शुक्रिया के साथ वापस कर देगी और अगले साल बड़े पैमाने के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर IMF से कर्जे की दरख्वास्त करेंगे। 3 साल या उससे ज़्यादा उस वक्त जो उसकी शराइत होंगी, पेश शराइत, उसकी आड़ में इस बजट में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। यानी उसको ज़िमनी बजट से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और उसका जाहिर है कि बोझ जो है ना वो आवाम को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ये तो एक बुनियादी चीज़ है जिसकी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अगली बात, पाकिस्तान में जो टैक्सों की कैपेसिटी है उससे कोई 7,000 अरब रुपया कम मुख्तस किया गया है। अच्छा, अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के जो मंशूर के अल्फाज अगर मैं आपको बता दूं, हमें ये एहसास है, और ये पुरानी है उनका मंशूर, कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है जिनकी ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे, मगर हम उसे निमट के दिखाएंगे। इसमें सबसे अहम यह है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से रोकें ताकि तालीम और सेहत में ज़्यादा रकूम जाए। ये उससे 100% इनहराफ है, वो तो नहीं किया गया। तो अभी जो 7,000 अरब रुपया आपने कम मुख्तस किया है, तो जाहिर बात है कि बजट खसारा बढ़ेगा, तालीम का बजट कम होगा, तरक्याती अखराजात कम होंगे। दूसरी बहुत अहम बात, जो वफाक को पैसे मिलने हैं, रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज, उसका हजम बनता है 12,200 अरब रुपया। ठीक है। सूबों का हक है 5,300 अरब रुपए NFC अवार्ड के तहत आपने उनको दे दिया। अब रकम बचती है आपके पास 6,900 अरब और जो सूद अदा करना है कर्जों पर है वो है 7,300 अरब। तो पहले तो हम ये रोया करते थे कि जनाब हमारी रकम से कर्जे और दफा नहीं होता, अब हम सिर्फ सूद ही अदा नहीं कर सकते, दफा की बात तो ये सारा मुल्क जो है ना वो कर्जों पर चलेगा या असासे बेच के चलेगा। ये एक तशवीश की बात है। मगर एक और बात, मैंने जैसे आपसे कहा बजट ही हो गया बेमानी, इसलिए इसमें ये कहा गया था कि सूबे इंडस्ट्री अवार्ड के तहत जाती हैं, उसमें से 650 अरब रुपया वो खर्च नहीं करेंगे, फाजिल दिखाएंगे ताकि मुल्क का बजट खसारा कम हो जाए। 650 अरब। अब सिंध का बजट आ गया। सिंध वो है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में उनके साथ शामिल थे, उन्होंने बजट मंजूर किया है, पीपल्स पार्टी ने भी। तो 650 अरब में सिंध का हिस्सा बनता था 100 अरब रुपया फाजिल, उन्होंने खसारे का बजट दिखा दिया।
इसका मतलब ये है कि 650 की फिगर तो फिर पूरी डिस्टर्ब हो गई ना, कि जब सिंध ही नहीं कर रहा तो जहाँ केयर टेकर्स हैं दूसरे वो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 650 की फिगर बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब हो गई, तो पूरा बजट जो है ना आपका, इसलिए कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सिंध जो है उससे नाराज करेगा जिन्होंने कल बजट मंजूर किया है। नेक्स्ट बात, एक इसमें जो बहुत ही खतरनाक बात है जिसमें कि होश उड़ने चाहिए पाकिस्तानी कौम के, वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है, शायद खत्ते में भी शायद हुआ है, कभी नहीं हुआ ऐसा, कि हमारी जो अगले माली साल में जो रेमिटेंसेस का हदफ है वो ज्यादा है, बरामदात का कम है। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर उससे कुछ अरसे पहले चले जाएं तो ये हमारी रेमिटेंसेस जो होती हैं, जी जी, हुकूमत के इल्म में है जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत को ये बात पता है, उन्होंने माजी में भी उन्होंने तस्लीम किया था जो मैंने कहा था, तो 5 दर्जन दफे। वो ये है कि चोरी का जो पैसा होता है, इसको मैं कहता हूँ शैतानी चक्कर पाकिस्तान से, वो बाहर चला गया पैसा। उसके बाद रेमिटेंसेस की शक्ल में पैसा पाकिस्तान आता है, इनकम टैक्स इन ऑर्डिनेंस 111(4), जिसके तहत था कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, तकरीबन 60% जो रेमिटेंसेस हैं उससे ज्यादा वो इससे बेनिफिट होके आती है। एफबीआर के चेयरमैन ने कहा था कि इस क्लॉज की वजह से 3000 अरब रुपए का हमें टैक्सों में नुकसान हो रहा है। मगर मैं अगली बात ये बता रहा हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस की शक्ल में वापस आया, ये फिर कैश हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए से, चोरी के पैसे से, जायज पैसे से, मार्केट से, खुली मंडी से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किया जाता है और वो पैसा कानूनी तरीके से बाहर चला जाता है। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा ना फिर। तो ये बात जब हुकूमत को भी समझ में आ गई थी कुछ साल पहले, तो बहुत उन्होंने ये कहा था कि जी बिल्कुल आपकी बात सही है, अब हम ये करते हैं कि 50 लाख रुपए से नीचे की जो है उस पर तो चेकिंग नहीं करेंगे, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो होगी उसके ऊपर स्टेट बैंक का इख्तियार होगा कि उसको चेक करें। और ये भी कहा गया था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको हम खत्म कर देंगे जब मईशत एब्जॉर्ब कर। अब अचानक ये फैसला हुआ कि जो 50 लाख की रकम है इसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया जाए। अब ये 3 करोड़, ये तो सरमाए का फरार होगा ना, हुंडी हवाले से गया, पैसा वापस आ गया, आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था हुकूमत से, वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, मैं बताया हुकूमत ने कि एक साल में 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई एक साल में, उसी साल 15 अरब डॉलर बाहर चले गए, मार्केट से पैसे खरीदे, खुली मंडी से, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा के बाहर चला गया। एक जुमला कहना है कि मार्केट से जो डॉलर आप खरीदेंगे वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा सिवाय तालीम के और इलाज मुआवजे के, वो हम नहीं कर रहे हैं। और उस रकम को जब आप 50 लाख से 3 करोड़ पर दे गए तो सरमाए का फरार ऐसा होगा तो वो फिर आपको मिलेगा क्या। मैं इसलिए बता रहा था कि भारत में $100 की जीडीपी पर जो रेमिटेंस आती है वो आती है 3, हमारे यहाँ 9 आती है, पहले ही 3 गुना ज्यादा है। टैक्सों में नुकसान हो रहा है, पैसा रुकता नहीं है। अगर 4 साल में 5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं तो कहाँ हैं। तो इसलिए उसको जब आपने इसलिए किया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए कि जब भी कोई बहरान आता है कोई ना कोई ऐसा फैसला होता है जिससे ताकतवर तबके फायदा उठा लेते हैं। एक बड़ी आदत आती है। एक और बात जिसकी मुझे तशवीश है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी, भत्ता जिसे कहते हैं, उसको हमने 60 रुपए कर दिया। अब मैं आपको बताऊं 2003 में ये फैसला हुआ था, इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कहा था कि जनाब ये जो है जब हम टैक्स की चोरी रोकेंगे तो ये जो पेट्रोलियम लेवी उस वक्त चंद रुपए होता था इसको हम 0 कर देंगे और जीएसटी 15 से जो है 5 कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो चंद रुपए था वो 60 रुपए हो गया और वो जो 15% जीएसटी था वो हो गया 18% और टैक्स जीडीपी गिर गया। तो ये भत्ता अगर आप देंगे तो फिर आपकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो बरामदात कहाँ से आएंगी आप। और एक अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में करना चाह रहा था वो ये है कि बजट तकरीर में एक बड़ी अजीब बात हुई जो नहीं करनी चाहिए थी। वो हम वज़ीर खजाना ने पार्लियामेंट में भी उससे पहले भी कई मरतबा कहा था कि 2017 में हमारी मईशत का जो साइज था उसमें हमारी रैंकिंग थी दुनिया में 24, अब वो हो गई 47, यानी पीटीआई ने इतना गिरा दिया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि हमारा कभी 24 से 47 नहीं हुआ है, 41 से 47 हुआ है। लेकिन वो भी गलत है, लेकिन 41 से 47 होना और 24 से 47 होना तो जमीन आसमान का फर्क है। ये मैंने मुतादिद मरतबा कहा, जिसमें पीटीआई के सेनेटर्स भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भी कहा, पीएमएलएन के भी कहा। लेकिन हैरान के तौर पर बजट में ये फिर डाल दिया उन्होंने कि जनाब ये तो 24 से 47 हो गया। तो भाई 24 से 47 नहीं हो, आप रैंकिंग देख लें,
फिर बजट तकरीर, ये तो छपी हुई तकरीर है, ये नहीं कि गलती बोल गई, लेकिन इससे अगला जुमला उससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि प्राइस वाटर हाउस ने ये प्रोजेक्ट किया है, प्राइस वाटर हाउस ने, कि पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की G20 में शामिल हो जाएगा। G20 में जो दुनिया की 20 बड़ी मईशें आती हैं, ये उन्होंने लिखा है कि प्राइस वाटर हाउस ने प्रोजेक्ट किया है। पहले तकरीर में छपी हुई है, बजट तकरीर। अब मैं आपकी खिदमत में वो कई बार कह चुके हैं ये बात, कई बार कह चुके हैं ये बात, और कोर्ट भी करते हैं वो नहीं, किसी। मैं यस कर रहा हूँ कि प्राइस वाटर हाउस ने ये बात नहीं कही है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, वो कभी नहीं कहा उन्होंने मेरे पास। लेकिन उससे आप बात छोड़ दें, मैं आपको बता दूं कि जब आपका नंबर 41 है, आप 20 कह के गलत 24 तो कह रहे हैं। ये क्यों गलत, कि ये कहाँ से गलत कोट कर रहे हैं, ये किस चीज को कोट कर रहे हैं? उनको चाहिए कि अपने जो उनके नीचे हैं, जो वजीर मुमलकत हैं, दूसरे लोग हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस, सबको चार्जशीट कर दें। इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ना, जब आप ये कहते हैं हम G20 में होने जा रहे थे, एक तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उससे कतई नजर, अरे भाई हांगकांग को आप ले लें, सिंगापुर को ले लें, उस वक्त भी उनकी GDP आपसे ज्यादा थी, आज भी है। आप जो है उसमें ईरान को ले लें, आप UAE को ले लें, आप जो है थाईलैंड को ले लें, 20 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी GDP उस वक्त भी आपसे ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। एक बात मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की इकॉनमी हमसे तो बुरी होगी ना जी, वहां डॉलर तो होगा नहीं, लेकिन वहां डॉलर की कीमत 107 है, हमारे यहाँ 300 है, ये क्या फलसफा है? मोहतरम, बड़े पैमाने पर यहाँ से बड़े पैमाने पर डॉलर स्मगल होता है, हुकूमत के इल्म में है, स्टेट बैंक के इल्म में है, रिकॉर्ड पे तस्लीम किया गया है। आप अपने मुल्क की करेंसी जब देखेंगे तो डॉलर की कराची का रेट अलग है, पेशावर का अलग है। क्या मतलब, आप तो उनको हर चीज भेज रहे हैं ना, तो ठीक है आप गेहूं जरूर भेजें, उनकी रिक्वायरमेंट है, ताल्लुकात भी रखने हैं, लेकिन ये जो स्मगलिंग वहां पर हो रहा है, हालांकि उनके अकाउंट्स फ्रोज हैं, $9.5 अरब उनके अमेरिका ने रोके हुए हैं, लेकिन ये कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो, अगर आप इस सवाल का आम फहम अल्फाज में दबा दूं कि पहले पाकिस्तान में जो हम पढ़ा करते थे, हम ये कहते थे कि जनाब ये दूध में पानी मिला दिया, अब ये इतना बदल गया है कि पानी में दूध डाल रहे हैं थोड़ा सा, तो उसका असर मईशत पे आ रहा है। आपका मतलब ये है कि बातें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन वक्त उतना ही होता है। मैं ये मतलब आपका ये है कि जो कुछ भी सूरत हाल है ये तशवीशनाक है मेरे ख्याल से, और कोई हल नहीं मिल रहा है इसका। ये हल वो मैंने जो आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था पहले भी, कि अब एक मिनट में मैं बताऊंगा। इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि रीशेड्यूलिंग हो जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ रीशेड्यूलिंग नहीं होगी, अब वो जो होनी थी वो हो चुकी है। अब तो आपको रीशेड्यूलिंग की तवक्को जरूर करें, लेकिन होगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले कहा था कि आज या तो इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें, या जो खुदकशी कर लें। उन्होंने रीशेड्यूलिंग की बात की, वो नहीं होगी, इसलिए कि पेरिस क्लब की हो चुकी है, IMF करता नहीं है, वर्ल्ड बैंक करता नहीं है, अब रह लेके चाइना रह गया है, उसको कितना आप निचोड़ेंगे। तो ये अब रीशेड्यूलिंग वगैरह की बातें छोड़ें, अब कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल देना हमारा वाहिद रास्ता है। जब 2024 में IMF के पास जाएंगे, उनकी शराइत आएंगी, बजट बदला जाएगा, और उसके बाद भी जो है डिफॉल्ट की सिचुएशन होगी, तब अमेरिका बीच में आके अपनी सियासी शराइत पेश करेगा। उससे बचने की हम सोचें, बाकी दूसरी जो चीजें हैं। ठीक बात है, ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सी बातें करनी है, अभी आगाज़ ही हुआ था वक्त, लेकिन चूँकि बहुत कम है इसलिए हमें वक्फा लेना पड़ रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे मज़ीद कुछ सवालात जो हैं, कुछ बातें जो हैं किसी और दिन रखें और आपसे दोबारा पूछें कि कोई रास्ता क्या है जिससे ज़रिए हम आगे चल सकते हैं। एक वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, बजट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई हल तलाश है। बजट पर नहीं, हम मईशत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बजट तो ऐसे ही एक सहारा होता है, गुफ्तगू करने का बहाना होता है। कभी खिलाफ बोल देंगे, हक में बोल देंगे, फ्रेंडली बजट कह देंगे, पीपल्स फ्रेंडली बजट कह देंगे, इलेक्शन ईयर का बजट कह देंगे, उसकी तारीफ़ कर देंगे, दाद शुमार को गलत साबित कर देंगे, कभी गलत साबित कर देंगे, तो कहें खेल खेला गया, वो अलग बात है। लेकिन मईशत की सूरत हाल क्या है, क्या नक्शा बनता है, इस बजट के ऐनक से देखा जाए या वैसा देखा जाए, देखना तो ज़रूरी है ना जी। सबसे बड़ा मसला हमारा यही है। डॉक्टर आबद सुलैरी साहब हमारे मईशत भी हैं और बहुत एक अदारे के सरबराह भी हैं, उनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ। जी आबद सुलैरी साहब, क्या बजट आ गया है, बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह मुल्क की सियासत समझ नहीं आ रही, मईशत भी समझ नहीं आ रही किसी की, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कई लोगों को। कई लोग कहते हैं कि जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे तज्जिया करते हैं इसका? देखिए, बजट जब भी आता है तो एक जो
आम शहरी जो है उसकी तो यही तवक्को होती है कि जी क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, महंगाई जो है उसमें कमी आएगी या नहीं आएगी। और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आ रही है आजकल 3 फैक्टर्स की वजह से। हमारी खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, हमारी एनर्जी महंगी है, और रुपए की कदर जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो अब जो एनर्जी जो है वो उसकी कीमतें बजट में नहीं होती हैं। बिजली की कीमतें जो है वो नेपरा डिटरमिन करता है। गैस की कीमतें ओगरा ने बजट से पहले बता दिया कि 50% बढ़ रहे होंगे टैरिफ। जो तेल और डीजल है, पेट्रोल है, उसकी कीमतें हर 15 दिन के बाद ओगरा डिटरमिन करता है। तो जाहिर है कि बजट में वो चीज़ें उस तरीके से नहीं आती हैं। इसी तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जाहिर है वो तो जैसे खुर्दनी तेल है, या अगर आप बासकात गंदम इम्पोर्ट करना पड़ जाती है, तो वो तो जाहिर है कि डॉलर के रेट के साथ है। लेकिन इसमें बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, जैसे अभी बकर ईद करीब है और आप देखेंगे कि बकरे तो हम इम्पोर्ट नहीं करते, या बकरों का चारा या उनकी चने की दाल या प्याज टमाटर, ये तो पाकिस्तान के अपने हैं, लेकिन उनकी कीमतों को भी पर लग जाएंगे। तो ये तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है वो है। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आवाम ये समझते हैं कि ये बजट से महंगाई जो है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो नहीं होता। जो रुपया है, रुपये की कदर हमारी इस वक्त लिंक है डॉलर के साथ, कि डॉलर आएगा या नहीं आएगा। और डॉलर के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। IMF के प्रोग्राम, IMF ने शर्त रख दी कि आप दोस्त ममालिक जो हैं सऊदीया, चाइना, UAE, उनसे रोल ओवर लेके आए। दोस्त ममालिक ने शर्त रख दी कि आप पहले IMF का एक लेटर ऑफ कंफर्ट लेके आए कि आप उस प्रोग्राम में हैं। तो हमें वो जो मुर्गी पहले या अंडा उस तरह की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की चल रही है पिछले कोई 1 साल से। और ये सिचुएशन इसलिए मजीद अबतर हो गई जो सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे पास आया। तो सियासी अदम इस्तेहकाम, ये पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी, आज हमजा साहब की बन गई, कल परवेज़ इलाही साहब की बन गई, फिर असम्बलियाँ बन गई, टूट गई। क्या PDM जो है वो फॉरेन इलेक्शन में चली जाएगी, PDM इलेक्शन लेट करवाएगी। ये सारी जो अनसर्टेनिटी थी उसकी वजह से दोस्त ममालिक जो हैं वो इंतज़ार करते रहे, वेट एंड सी मोड में चले गए, क्योंकि वो उसको oblige करना चाहते हैं जो हुकूमत उनको लगे कि चंद साल चलेगी, बजाय इसके कि उस हुकूमत को oblige करें जिसका उनको पता ना हो कि कितने हफ्ते या कितने महीने की मेहमान है। तो इसी हफ्तों महीनों में पिछला पूरा साल गुजर गया, और IMF का प्रोग्राम डिले होने की वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि रुपया जो है वो पिछले साल में तकरीबन 40% जो है वो नीचे आ गया। अब जी इतनी लंबी तमहीद बांधने का मतलब ये था कि जो बजट पेश हुआ है जुमे वाले दिन, इस बजट को शायद जो बहुत सियासी प्री इलेक्शन बजट होता, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के छठे बजट की तरह जो उन्होंने 2018 में पेश किया था, अगर IMF के साथ पाकिस्तान की कोई तवक्कुआत बंदी ना होती, तो अगर प्रोग्राम ख़त्म हो गया होता IMF का, या पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ना होती, तो यकीनन ये बजट इससे ज़्यादा खसारे का, और इसमें जो रिलीफ है वो बेतहाशा दिए जा रहे होते। लेकिन जैसा कि वज़ीर आज़म ने भी कहा था परसों बजट पेश होने से पहले काबीना को, और डार साहब भी 1-2 दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कम से कम अपना नावा जायज़ा मुकम्मल करने की, ताकि अगर प्रोग्राम पूरा मुकम्मल नहीं भी होता तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को कोई एक आध इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाए। और वो नामा रिव्यू तभी मुकम्मल होगा अगर बजट में कोई मेजर लूप होल ना हो आमदनी और अखराजात के, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं कि ऑलरेडी हैं। जैसे यह रिकॉर्ड खसारे का बजट तो है, लेकिन इसमें जो आमदनी रखी गई है उसमें 650 अरब रुपया रखा गया है कि जी सूबे अपना सरप्लस देंगे, यानी सूबे खर्च नहीं करेंगे, वो स्टेट बैंक में उनके 650 अरब रुपये पड़े होंगे, जो कि नहीं होता है। हर हुकूमत सूबाई सरप्लस दिखाती है, लेकिन कोई भी सूबा जो है वो नहीं इस तरह से बचत अपनी करता। सूबे तो खुश होते हैं कि उनको 18वीं तरमीम के बाद जो पैसे मिले हैं उनको खर्च करें, उल्टा वो खसारे का बजट दे रहे होते हैं। तो एक तो ये 650 अरब रुपया जो है ये रियलिस्टिक नहीं है। फिर IMF पूछेगी कि आपने प्राइवेटाइजेशन का में संजीदा क्यों नहीं है। इस बजट में सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड के नाम पे। तो पिछले सालों में तो ये होता था कि कुछ चंद 100 अरब रख दिए जाते थे, भले प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, तो बंदा ये बता देता था कि जी प्राइवेटाइजेशन में हम सीरियस हैं और ये हम इतने 100 अरब रुपया जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस दफ़ा हमने रखे ही टोटल 15 अरब हैं उसमें, उस पर भी IMF का एतराज़ आएगा।
तीसरा जो IMF का बड़ा इतराज मैं आता देख रहा हूँ वो सूबाई बजट्स पे है। सूबों के बजट नहीं आए, लेकिन जो वफाक ने सूबाई तरक्याती बजट जो पंजाब का 4 महीने के लिए अप्रूव किया है, पूरे साल पे फैला दें तो वफाक के तरक्याती बजट से ज़्यादा हो जाता है। वफाक का तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए का है और पंजाब का जिस रेट पे उन्होंने 4 महीने का दिया है केयर टेकर गवर्नमेंट ने, अगर वो उसी रेट से पूरे साल पे लेके जाएं तो कोई 1250 अरब रुपए का बजट जो है वो तरक्याती अखराजात का बनता है। तो जाहिर है कि वो प्री इलेक्शन है, IMF उस पर बात करेगी, इसी तरह से KP का तरक्याती बजट IMF उस पर बात करेगी। तो ये बहुत से इसमें हिट्स एंड बट्स जो हैं वो आएंगे। तो जैसे पिछला बजट मिफ्ता साहब वाला था वो 3 दफ़ा रिवाइज हुआ है, ये जो रवा माली साल का। तो ये बजट भी मैं देख रहा हूँ, अव्वल तो ये 30 जून से पहले शायद एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ जाए असेंबली में अप्रूवल से पहले, और अगर ये 30 जून इसमें रिवाइज नहीं होता तो इस बजट की जो अमली मुद्दात है इस हुकूमत की वो 42 दिन है। 1 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम इसको देखें रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो 42 दिन के बाद फिर केयर टेकर सेटअप आता है, उसके बाद आपकी इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है। तो इलेक्शन के बाद तो मैं इसमें मिनी बजट आता हुआ लाजमी देख रहा हूँ, क्योंकि इतना खसारा जो है नई गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएगी। और यहाँ पे हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि साने 9 मई से पहले तक के हालात मुख्तलिफ थे। PTI एक मजबूत सियासी अपोनेंट के तौर पे सामने आ रही थी। अब PDM को थोड़ा सा ये यकीन होता जा रहा है कि PTI उनको इलेक्शन में कोई टफ टाइम नहीं दे पाएगी। तो अगर वो टफ टाइम नहीं दे पाती तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो या ये PDM में शामिल जमातों में से कोई, जितना आज जिसमें वो थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो वो भुगतनी अगली हुकूमत को पड़ेगी, जो कि IMF का प्रोग्राम अगला इन्होंने ठीक बात है। ये आपने बहुत वजाहत के साथ बता दिया है कि अगर चादर देख के पाँव फैलाएंगे तो बात बनती है, और हम फैला नहीं रहे। हमारी चादर छोटी पड़ रही है, पाँव बाहर निकले आ रहे हैं, हमारे मामला बहुत गंभीर हैं और शायद इलाज इसका हमारे पास नहीं है। बहरहाल आपसे आइंदा भी गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े पर दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आप साखर में डॉक्टर सलमान शाह साहब नाम ही काफ़ी है, यही कहना कि वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। ये कहीं उससे ज़्यादा एक ऐसे मईशतदान है हमारा जो मुल्क के मामलात को, मईशत को चलाने का ही तजर्बा नहीं रखते हैं, बल्कि उसको समझते भी हैं, अपने मसाइल को भी समझते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बजट आ गया है, मुझे कोई सवाल नहीं करना आपका, आप इस बजट को किस नज़र, बजट को नहीं, बजट तो ऐसे बहाना है बात करने का जिसको जिस तरह लैंग्वेज से ले लिया है। इस वक्त, इस लम्हे जबकि ये बजट आया हुआ है, मुल्क की मईशत को किस तरफ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मीर साहब, बजट से पहले एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है हर साल आता है, तो वो एक पिक्चर देता है कि इकोनॉमी के क्या स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें तो क्लियरली नज़र आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तकरीबन 0 के करीब है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई हैं, इंपोर्ट्स भी गिरी हैं, लेकिन आउटपुट जो है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है, एग्रीकल्चर में गिरावट आई है, सर्विसेज में कमी हुई है। तो ऑल अराउंड हमें नज़र आता है कि इकोनॉमी जो है वो एक हेल्दी इकोनॉमी नहीं है, बट एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है। और इसको जब हम जोड़ते हैं पाकिस्तान के जो मसले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारा बैरून मुल्क कर्जों का है, क्योंकि हमने बहुत से कर्जे वापस भी करने हैं और हर साल उन पे तकरीबन 4-5 अरब डॉलर का सूद भी देना है, और हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल उनका फुकदान है। सो ये जो क्राइसिस है, दूसरा हमारा क्राइसिस है कि हमारी इकॉनमी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है और एक्सपोर्ट नहीं करती। ठीक।
और इंपोर्ट की जो है वो बिजली और एनर्जी, पेट्रोलियम और खाना पीना, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और अब मसला ये आ गया कि हमें इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं हैं, इंपोर्ट नहीं होती तो एक्सपोर्ट भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सी हमारी एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए इंपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वक्त इकॉनमी जो है वो एक इम्प्लोजन में है। इम्प्लोजन का मतलब है कि वो सुंगड़ती जा रही है। अगर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही होती तो हम कहते हैं एक्सप्लोड कर रही है, लेकिन ये इम्प्लोड कर रही है। ठीक है। अब इन हालात में जब एक इकॉनमी इम्प्लोड कर रही हो, उस वक्त आपके पास जो ऑप्शंस होती हैं वो ये नंबर 1 ऑप्शन होती है कि आप कोशिश करें कि ये इम्प्लोजन को रोका जाए। ठीक। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है इमीडिएटली कि आप किसी तरीके से रुपए की जो कदर है उसको फर्दर गिरने से रोकें। ठीक है। और उसके साथ साथ आप ऐसे काम करें जिससे कि ना तो आपके कर्जे बढ़े और ना ही आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर बोझ बढ़े। तो हमारे इस बजट में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखा गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है और किस किस्म का हमें बजट देना चाहिए। अब इसमें बजट में आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। 14,500 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी और इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कम से कम 8 से 10 हज़ार अरब तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी अखराजात। यानी कि हुकूमत जो है इस इम्प्लोडिंग इकॉनमी में तकरीबन 20,000 से 24,000 अरब रुपया खर्च करने का सोच रही है। ठीक। अब उसके पास ये पैसा कहाँ से आएगा? नंबर 1 वो कहते हैं जी हम टैक्स जो हैं वो तकरीबन 9.2 हज़ार अरब के टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब मसला ये है कि जब इकॉनमी इम्प्लोड कर रही होती है तो टैक्सेस कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिन्होंने टैक्स देने हैं उनकी तो टैक्सेबल इनकम ही ख़त्म हो गई है। ठीक है। सो ये सोचना कि पिछले साल के मुकाबले में हम इस साल ज़्यादा रेवेन्यू कर लेंगे और पिछले साल अगर हमारे 7,000 अरब भी नहीं कलेक्ट हुए तो एक तो ये है कि ये इस साल इतना बड़ा आपको टारगेट रखना मुनासिब बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा जो अखराजात हैं उसमें आप देखें कि तकरीबन 1,000 अरब रुपया तरक्याती प्रोग्रामों का रखा गया है फेडरल गवर्नमेंट में, और ये भी इंडिकेट किया है कि सूबे जो हैं वो 15,000 अरब खर्च करेंगे। यानी कि 2,500 अरब आप अपने नौकरशाही के ज़रिए खर्च करेंगे डेवलपमेंट के लिए, जिसका रिकॉर्ड है कि वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म ही नहीं होते नंबर 1, और अगर वो ख़त्म भी हो जाएं तो वो इतने कोई प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज़ करते, कंपेटिटिवनेस को नहीं इंक्रीज़ करते और पाकिस्तान की इकॉनमी को वो आगे लेके ख़ास नहीं चलते। वो एक बंदर पांट सी होती है। तो अगर ये 1 साल के लिए उसको हम कर देते, डिले कर देते, तो ये फिर इतना बड़े हमारे खसारे ना होते। ये जो 6-7 हज़ार अरब रुपए का खसारा है ये सारे कर्जे हैं, और हकीकत में अगर ये 9.2 हज़ार अरब का रेवेन्यू नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये 8 को हम क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो डेफिसिट है वो 6,000 से खासा बढ़ जाएगा। ठीक ठीक। एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये किया गया है, जिसको हमने प्रॉबेबली इसलिए किया है कि हम IMF के प्रोग्राम के भी ख्वाहिश रखते हैं, और वज़ीर आज़म ने
बिल्कुल स्पीच अपनी में कहा कि हमारा तक हो गया सारा IMF से जो समझौता, और हमने ये बजट बिल्कुल उनके मर्जी के मुताबिक बनाया है। और इस बजट में फिर ये पहली तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, उसके बाद ये है कि सूबों से हम कह रहे हैं कि वो तकरीबन 600 अरब या 700 अरब का सरप्लस सूबे दें। अब आप सोच सकते हैं कि वो सूबे वो सरप्लस कहाँ से देंगे और कैसे देंगे, जब फेडरल गवर्नमेंट खुद इतना बड़ी एक्सपेंशन कर रही है। है कि IMF मान जाए ये सारी बातें में जो दार साहब ने कही है, इसमें तो उन्होंने $2.5 अरब IMF के रखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो इस साल नहीं एक्सपेक्ट करते आएगी, वो समझते हैं अगले साल आएगी। और इसका मतलब ये बजट के बाद फिर एक IMF के साथ दोबारा से नेगोशिएशन होगा, ठीक है, और वो प्रोग्राम इस प्रोग्राम से और ज्यादा सख्त होगा। और उसकी वजह ये है कि हर दिन जो हमने डिले किया प्रोग्राम, वो हमारी मुश्किलात में इजाफा करता है, क्योंकि हर दिन हमारा रुपया गिरता है, और रुपये के गिरने से हमारे कर्जाजात बढ़ जाते हैं और हमारे अखराजात जो हैं वो काबू में नहीं रहते, और सूद की मद में भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सारा वो एक डीस्टेबलाइज, ये मैं कहूँगा ये डीस्टेबलाइजिंग बजट है इन एन इम्प्लोडिंग इकोनॉमी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत वजाहत के साथ और ये कहूँगा सलासत के साथ आपने पूरी मसले को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह करे कोई यही देख सकते हैं कोई रास्ता निकले और हम इस मुश्किल से निकल सकें। बहरहाल इस पर गुफ्तगू जारी रखी जाएगी, वक्त होता तो मैं मज़ीद बात करता, लेकिन इसके बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। इजाज़त लेता हूँ जी, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस मसले पर गुफ्तगू करते रहेंगे।